लंदन से अपना सारा सामान समेटकर सुधा भाभी वापस भारत आ रही हैं। अमित भैया की अचानक मृत्यु ने सबको स्तब्ध कर दिया। माँ जी का हाहाकार सबके दिल चीर गया। अभी क्या अमित भैया की जाने की उम्र थी? मुश्किल से 36-37 के रहे होंगे। उदय देवर जी ने भाभी की मदद के लिए लंदन जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, पर भाभी ने शांत सधी आवाज में मना कर दिया। यहाँ अब कुछ भी बचा नहीं रहा है उदय भैया, यहाँ मदद के लिए उनके दोस्त हैं। जल्दी ही भारत पहुंच रही हूँ। आगे कुछ कहने सुनने का मौका दिए बिना ही भाभी ने फोन काट दिया। उदय भैया को भाभी की मनाही अच्छी नहीं लगी। वहाँ लोग क्या सोचेंगे? इतने बड़े दुख में भी घर से कोई नहीं पहुंचा। ना जाने क्यों किसी को भी लंदन बुलाने का भैया या भाभी ने कभी आग्रह नहीं किया। इस समय भी सुधा भाभी ना जाने कैसे सब सह सकेंगी। माँ जी ने बहू का ही पक्ष लिया। बड़ी समझदार है सुधा, घर के हालात जानती है। उदय के जाने आने में लाखों का खर्चा आ ही जाता, सो मना कर दिया। कलेजे पर पत्थर रखकर सब निपटाया होगा। माँ जी रो पड़ी। सबको सुधा भाभी के आने का इंतजार था। पिछली बार जब अमित भैया और भाभी आने वाले थे तो घर में उत्सव का माहौल था। सुधा भाभी सबके लिए कुछ ना कुछ उपहार लाई थी। मोहल्ले की चाची ताई को भी वह न भूल सकी थी। मोहल्ले की सभी औरतें उन्हें आशीर्वाद देती न थकती। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और सिर पर आंचल डाल भाभी ने सब बड़ों के पांव छू आदर्श बहू का खिताब आसानी से जीत लिया। अमित भैया को जैसे अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। घर की छत पर अपने नाम के 2 कमरों का सेट बनवाया तो विवेक पूछ बैठा, क्या बात है भैया, बंगले की जगह बस 2 कमरे की दुनिया में भला रह सकेंगे? अरे आपको तो एक आलीशान घर बनवाना चाहिए भैया। देख विवेक, तू घर वालों के साथ रहता है इसलिए यह नहीं समझ सकता हम क्या मिस करते हैं। यहाँ रहने से रोज माँ के हाथ के आलू के पराठे मिलेंगे। क्यों माँ, ठीक कहा ना? माँ जी निहाल हो उठी। बेटा 8-9 साल से लंदन में है तो क्या हुआ, रत्ती भर भी तो नहीं बदला है। माँ जी का कितना ध्यान रखता है अमित। बाप का प्यार तो उसके नसीब में नहीं था। बचपन से ही सबकी जिम्मेदारी माँ ने उठाई है। माँ ने पिताजी की कमाई का पैसा संभाल कर खर्च किया, बेटों को अच्छी और उच्च शिक्षा दिलाई। आज घर में पैसा भले ही नहीं था, पर तीनों बेटे अच्छी अच्छी नौकरियों पर थे। बेटे भी माँ का त्याग और समर्पण कभी नहीं भूले। अमित भैया घर में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी थे। इंजीनियरिंग की डिग्री पा लेने के बाद एमएस करने के लिए उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी से टीचिंग असिस्टेंटशिप मिल गई। अमित भैया के लंदन जाने के नाम पर माँ जी उदास हो गई, पर बेटे का चमकता चेहरा देख चुप रह गई। एक शर्त जरूर रखती, जाने के पहले मेरी मन की लड़की से विवाह करना होगा। नहीं माँ, मैं किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता, पहले सेटल तो हो जाऊं। नारे, तब तो विदेश नहीं जाएगा, कहीं वहाँ गोरी चिट्टी या लंदन चले गए। भैया की एमएस की पढ़ाई पूरी होने के बाद सुधा भाभी को भेजे जाने की बात तय हुई थी। जाते वक्त अमित भैया ने भाभी से क्या कहा कोई ना जान सका। सबको ये जरूर पता था कि अभी अमित भैया को इतने पैसे नहीं मिलेंगे जिससे वह भाभी का भी खर्च उठा सके। 1 साल के बाद विवेक के लिए सारिका का रिश्ता आया था। सच तो ये है कि विवेक ने यह रिश्ता कहकर मंगाया था। सारिका के माँ पापा बेटी का विवाह करने के बाद बेटे के पास कनाडा जाना चाहते थे। शादी पर सबको अमित भैया जी की प्रतीक्षा थी, पर ऐन आने के 2 दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई। सबका उत्साह फीका पड़ गया। बुझे मन से रीति रिवाज पूरे किए गए। सुधा भाभी को तब पहली बार सारिका ने देखा था। उनके शांत सौम्य चेहरे पर शिकायत का नामो निशान भी न था। निर्विकार भाव से सारी जिम्मेदारी निभाती सुधा को देख माँ जी का दिल भर भर आता। अमित आ जाता तो 2-4 दिन सुधा साथ रह लेती। बहू तो तपस्या कर रही है। माँ जी वो सांस ले मौन रह गई। एमएस पूरा कर अमित भैया जी जब घर आए तो लगा शादी का माहौल तो अब घर में बना था। अमित भैया सारिका के लिए अमेरिकन डायमंड का सेट, परफ्यूम और विवेक के लिए घड़ी लाए थे। माँ जी की अमित भैया के प्रति अतिशय सहानुभूति पर विवेक कई दिनों तक मुंह फुलाए रहता। सारिका सोचती सुधा भाभी कितनी किस्मत वाली है, अमित भैया उन्हें कितना मान देते हैं। कभी किसी ने उन्हें ऊंची आवाज में बोलते नहीं सुना। वैसे एक सच यह भी था कि वे भैया जी का कितना ध्यान रखती। अमित भैया की पसंद नापसंद ही भाभी की पसंद नापसंद थी। पिछले कुछ दिनों से अमित भैया का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अमित भैया को तला खाने की मनाही थी, सो सुधा भाभी ने भी उबला खाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि माँ के बनाए आलू के पराठों पर भी उन्होंने रोक लगानी चाहिए। माँ नाराज हो उठी। रहने दे सुधा, अपनी डॉक्टरी विदेश में ही चलाना, एक पराठे से कुछ नहीं होता। लाड से माँ अमित भैया को पराठे परोसती जाती और भाभी के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती जाती। पिछली बार विवेक ने भैया से अपने लिए लंदन में नौकरी ढूंढने की बात जब कही तो अमित भैया ने साफ टाल दिया। दूर के ढोल सुहावने होते हैं विवेक, यहाँ अच्छी भली नौकरी कर रहा है, आराम से पाँव पसार कर सोता है, वहाँ एड़ी चोटी का पसीना 1 करोड़ तक पैसा हाथ में आता है। फिर आप भी वापस क्यों नहीं आ जाते भैया? विवेक अपना आक्रोश छिपा ना सका। मैं तो ऐसे दलदल में फंस गया हूँ, निकल पाना मुश्किल है। सुधा भाभी ने भैया को जरा सा देख सिर नीचा कर लिया। विवेक अंदर ही अंदर भैया से नाराज हो गया। उसे अमित भैया स्वार्थी लगे थे। लोग तो दूर दराज के रिश्तेदारों को विदेश जाने में मदद करते हैं, यहाँ अपने भाई ने कैसा टका सा जवाब दे दिया। सुधा भाभी लंदन से सब समेट वापस भारत आ गई। साथ में बड़े बड़े 2 संदूक और 2 बैग थे। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी की जगह छोटी सी काली बिंदी थी।
उन्हें सीने से चिपटा माँ जी रो पड़ी। सबकी आंखें नम हो गई। भाभी ने माँ को तसल्ली दी थी। रोइए नहीं माँ जी, मैं तो हूँ, मुझे ही अपना बेटा समझिए। सुधा भाभी के उस धैर्य पर सब हैरान थे। 2-4 दिन बाद ही भाभी ने सहज भाव से घर के काम शुरू कर दिए। उनका सामान ऊपर वाले हिस्से में पहुंचा दिया गया। स्टोर में जगह बना। भाभी ने छोटा सा मंदिर रख दिया। भगवान की प्रतिमा के साथ अमित भैया का भी चित्र रखा देख माँ जी की आंखें दबदबा आई। सुधा के लिए पति ही परमेश्वर तुल्य है। सुबह उठकर नहा धोकर भाभी 1 घंटे तक पूजा करती। घर के कामकाज में ऐसे जुट जाती मानो वह कभी लंदन गई ही नहीं थी। माँ मोहल्ले भर में कहती फिरती, कलयुग में सीता जी ने सुधा बनकर जन्म लिया है। अमित की पूजा करती है सुधा बहू। मोहल्ले में सुधा बहू की यश गाथा फैल गई। उदय और विवेक अनुमान लगाते कि भाभी के पास कितना पैसा होगा। भैया इतना कमाते थे, उनका सारा पैसा भाभी ने कहाँ रखा है। उदय बहुत दिनों से एक कार खरीदना चाहता था। अगर भाभी कुछ पैसे दे दे तो बात बन जाए। आखिर भाभी का अपना और है भी कौन। 2-3 बार उदय ने अपनी समस्या का जिक्र किया, पर भाभी निर्विकार सुनती रही। उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया ना देख उदय बुदबुदाता, ना जाने किसके लिए सारा पैसा दबाए बैठी हैं। जरूर अपनी माँ बहनों को चुपचाप दे आएंगी। पिछले कुछ दिनों में सारिका सुधा भाभी के काफी करीब आ गई थी। एक दिन पूछ बैठी, इतनी लंबी जिंदगी कैसे काट सकोगी भाभी? आजकल तो तुम्हारी उम्र में लड़कियों की शादी होती है, दूसरी शादी की बात नहीं सोच सकती? एक ही शादी में इतना पा लिया, 7 जिंदगी तक कुछ और पाने की इच्छा नहीं है सारिका? हाँ भाभी, ये तो मैं मानती हूँ। अमित भैया जी ने तुम्हें इतना प्यार दिया, तभी तो वह तुम्हारे मंदिर में भगवान बन गए। सबकी ऐसी किस्मत कहाँ? सारिका की आवाज में मायूसी थी। भगवान ना करे तुझे मेरी किस्मत मिले, परमात्मा तुझे सुखी रखे सारिका। भाभी जैसे डर सी गई। सच, विधवा का जीवन भी कोई जीवन है। भाभी ने ठीक ही कहा। सारिका भाभी का दुख बांटने की कोशिश करती, पर भाभी ने अपने सुख दुख को अपने अंतर में कैद कर लिया था। एक अक्सर उकसाते, तुम तो भाभी के साथ रहती हो, जरा पता करो ना कि भाभी का पैसा कहाँ है। क्यों, तुम सुधा भाभी के पैसे के दावेदार हो? ना जाने उनकी कितनी उम्र हो, वक्त जरूरत में पैसा ही काम आता है। भाभी का पैसा उनके लिए है, समझे? सारिका की कही बात सच्ची हो गई। एक दिन सुधा भाभी अचानक चक्कर खाकर गिर गई। डॉक्टर ने ब्रेन हैमरेज बताया। भाभी कोमा में चली गई। अब पता नहीं कितने दिन अस्पताल में रहना पड़े। हॉस्पिटल के खर्चे की चिंता उदय को अधिक थी। भाभी के पास डॉलर तो जरूर होंगे, आजकल डॉलर काफी महंगे हैं। सारिका, हम भाभी का संदूक खोलकर देखें? नहीं, भाभी के पीछे उनका संदूक खोलना ठीक नहीं। सारिका संकोच में थी। देखो सारिका भाभी, हम लोग कोई बहुत सेठ और अमीर नहीं है, नौकरी पेशे वाले हैं। भैया ने चाहे जितना कमाया, हम पर तो छींटा भी नहीं डाला। माँ के नाम भी साल 2 साल में जो भेजा वो कोई ज्यादा नहीं है। भाभी का इलाज महंगा होगा, पैसे तो चाहिए ही। उदय ने कहा, आखिर उनका पैसा उन्हीं पर तो खर्च होगा। विवेक ने भी उदय का पक्ष लिया। हाँ सारिका, ये ठीक कह रहे हैं, हम पैसे उसी के इलाज पर तो खर्च करेंगे। माँ जी ने भी हामी भर दी। सुधा भाभी के संदूक का ताला उदय ने ही तोड़ा। संदूक में भाभी की शादी की साड़ियाँ सावधानी से तह करके रखी गई थी। लगता था साड़ियाँ कभी पहनी ही नहीं गई थी, कुछ सूती कपड़े जरूर इस्तेमाल किए गए थे। संदूक की तह में पासबुक रखी थी। भारत के बैंक में मात्र 40,490 रुपए का बैंक बैलेंस देख सब ताजुब में आ गए। नगद $200 के छोटे बड़े नोट भी थे। उदय ने मायूसी से सिर हिला दिया। जरूर भाभी ने अपना पैसा कहीं छिपा रखा था। अगर बीमारी लंबी खींच गई तो इतने रुपयों से क्या होने वाला था? माँ ने सुझाव दिया, अमित के भेजे रुपए मेरे नाम बैंक में जमा है। सुधा की बीमारी में वे पैसे लगा लो, सुधा घर आ जाए तो बात कर लेंगे। सुधा भाभी का इलाज शुरू हो गया। आखिर एक दिन सुधा भाभी ने आंखें खोल चारों ओर हैरानी से ताका था। माँ ने प्यार से सिर सहला, हाल पूछा तो उनकी आंखों से मोती जैसे आंसू ढुलक पड़े। प्यार से आंसू पोंछ हाथ जोड़ माँ जी ने भगवान को धन्यवाद दिया। बहू को परमात्मा ने नया जन्म दिया था। कुछ दिनों बाद उन्हें घर ले जाया जा सकेगा, खतरा टल चुका था। उस शाम बरामदे में सारिका अकेली थी। घर के सारे लोग विजिटिंग आवर्स में भाभी के पास हॉस्पिटल गए हुए थे। गेट से एक अपरिचित नौजवान को आता देख सारिका चौंक गई। सारिका के पास पहुंच उसने अपना परिचय दिया था। मैं अभय हूँ, लंदन में सुधा का पड़ोसी था, मुझसे मिलना चाहता हूँ। उसकी आंखें सुधा भाभी को तलाश रही थी। यानी आप हमारे अमित भैया के पड़ोसी हैं? सारिका स्वागत के लिए खड़ी हो गई। जी नहीं, अमित जी तो कहीं अलग फ्लैट में रहते थे, मैं सुधा के साथ वाले अपार्टमेंट में रहता था। अमित जी से मेरा परिचय नहीं है। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? सारिका की आंखें फैल गई। आप सुधा की कौन है? अभय। सारिका के हैरानी पर अचकचा गया। जी मुझे उनकी छोटी बहन समझ लीजिए, प्लीज आप अपनी बात साफ साफ कहें। चाय का कप थमाती सारिका का रोम रोम कांप गया। आप उनकी बहन हैं, फिर भी ये नहीं जानती कि अमित ने तो जूली से विवाह कर लिया था। उन दोनों की एक बेटी भी है। सुधा और अमित के बीच कोई रिश्ता था ही नहीं। यानी सुधा भाभी अमित भैया के जीवन में थी ही नहीं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, प्लीज पूरी बात खोलकर समझाइए।
सुधा को अपने साथ लंदन ले जाने से पहले ही अमित ने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। एमएस करते समय वह जूली के पेइंग गेस्ट बनकर रहे और फिर उसी के होकर रह गए। सुधा भाभी ये सब जानते हुए भी भैया के साथ गई, भारत आती रही, कभी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलने दिया। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी? अभय जी, सारिका जड़ हो गई थी। विधवा माँ और दो छोटी अनब्याही बहनों का भविष्य उसे इस हद तक आतंकित करता रहा कि उनके लिए अपना भविष्य दांव पर लगा दिया। अभय उदास था। ओह, भाभी ने ये सब कैसे सहा होगा? कितनी अकेली थी वह, कैसे इतने साल काटा सकी? सारिका का गला भर आया। ठीक कहती है, पति के साथ घर बसाने के खंडित सपनों के साथ वह लंदन गई जरूर, पर पति से कोई सहायता स्वीकार नहीं की। लड़कियों को गाना सिखाती, डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती, पर अमित की दया अस्वीकार कर दी। आप भाभी के बारे में इतना सब जानते हैं और हम उनके इतने करीब होकर भी कुछ न जान सके। हम दोनों के बीच दर्द का रिश्ता जो था। सारिका जी, मैं भी ढेर सारे सपने लेकर लंदन गया था। जॉब ना मिलने के कारण मामा मामी पर बोझ बनकर रह गया। सुधा ने दुख के उन दिनों में मुझे सहारा दिया, संघर्ष की प्रेरणा दी। हम दोनों एक दूसरे का दुख बांट मन हल्का कर लेते थे। भाभी ने आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने शायद गलती ही ऐसी की थी। वह नाराज हो गई। सुधा कहाँ है? सारिका जी, अचानक अभय को महसूस हुआ जिसे ढूंढता वह यहाँ तक आया है वह आसपास कहीं थी ही नहीं। सुधा भाभी बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में है। क्या हुआ सुधा को? अब कैसी है? कप की चाय छलक सी गई। परेशान ना होइए, अब वह बिल्कुल ठीक है। 2-4 दिनों में घर आ जाएंगी। अभय के स्वर की आकुलता सारिका को अंदर तक छू गई। नहीं, मैं तुरंत उसके पास जाना चाहूंगा। वो बहुत केयरलेस है। इतना समझाया, अपनी परवाह रखनी चाहिए। कभी भी तो खाना भी जबरदस्ती खिलाना पड़ता था। किस हॉस्पिटल में है सुधा? जिसके लिए इतनी दूर से भागे आए हैं उससे आपका अकेले में ही मिलना ठीक होगा अभय जी। देखिए, आप मेरी बातों का अन्यथा मतलब ना लें। ये सच है कि जिस दिन मुझे जॉब का ऑफर मिला उसी दिन मैंने सुधा के सामने अपने साथ शादी का प्रस्ताव रखा था, पर आम भारतीय लड़की की तरह उसने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया। ना जाने कब औरतें घर परिवार की मर्यादा के झूठे बंधन तोड़ पाएंगी। अभय की आवाज में आक्रोश था। सुधा भाभी आपसे प्रेम करती है ना? प्रेम शब्द का अर्थ तो उसने मुझसे ही जाना, पर प्रेम का प्रतिदान देते वह डर गई। प्यार की भरी पूरी जिंदगी बिताने की जगह उसने रीति जिंदगी बिताने का फैसला ले डाला। वह डरपोक है सारिका जी, टिपिकल हिंदुस्तानी स्त्री। शायद आप अधिकार पूर्वक अपनी बात नहीं मनवा सके। अभय जी, अधिकार देकर भी उसने सीमा रेखा खींच रखी थी। वह अलग मिट्टी की बनी है। ये तो आप ठीक कहते हैं, वरना इतनी बड़ी त्रासदी भला कोई सामान्य औरत अपने सीने में इस गहराई तक दफन कर सकती है कि किसी को भी आभास भी न मिले। हाँ सारिका जी, अमित की मृत्यु के बाद लॉयर्स ने उसे पति की संपत्ति में से हिस्सा दिलाना चाहा, पर उसने साफ मना कर दिया, वरना वह लाखों की जायदाद की मालकिन होती। ये तो भाभी का अधिकार था। आखिर कानूनन वह अमित भैया की पत्नी थी, क्यों मना किया उन्होंने? सुधा ने दृढ़ स्वर में कह दिया। नहीं, जीते जी जिसने कोई अधिकार नहीं दिया उसे मृत्यु के बाद धोखा नहीं दे सकती। झूठा दावा करने की इच्छा नहीं। उनकी किसी भी चीज पर मेरा अधिकार नहीं। उनका सब कुछ जूली और उसकी बेटी का है। ओ कितनी महान है सुधा भाभी। सारिका का स्वर गदगद था। लॉयर ने विश्वास दिलाया था। सुधा, सत्या मुकदमा जीतेगी तो जवाब दिया। मैं अपना मुकदमा पहले ही हार चुकी हूँ। दोबारा केस लड़ने की कतई इच्छा नहीं है मुझे। माफ करें प्लीज। लॉयर हैरान से देखता रह गया। सुधा के उस त्याग ने जूली का दिल जीत लिया। प्यार से हाथ पकड़ सुधा से माफी मांगी थी उसने। आपको ये सब बातें कैसे पता लगी? क्या आप वहीं थे? नहीं, मैं उस वक्त कनाडा में था। सुधा की अस्वीकृति ने मुझे बेहद आहत किया था। उससे फिर कभी न मिलने का फैसला ले सुधा को बिना बताए देश छोड़ गया था। मामी की चिट्ठी से जब सुधा के बारे में पता लगा तो अपने फैसले पर दृढ़ न रह सका। जब पहुंचा तो देर हो चुकी थी। सुधा भारत लौट गई थी। काश सुधा भाभी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता। अब क्या आप उनके साथ टूटा रिश्ता नहीं जोड़ सकते? सबके बीच भी तो वह बहुत अकेली है। अभय जी, पता नहीं हारा मुकदमा जीत पाऊंगा या नहीं, पर कोशिश जरूर करूंगा। आपसे बातें करके सोच रहा हूँ, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच उसने क्यों छिपाया? आप उसे हिम्मत दे सकती थी। आप ठीक कहते हैं, उन्होंने हम सबको भ्रम में रखा। जिस पति ने अपने जीते जी उन्हें विधवा का जीवन बिताने को मजबूर किया, भाभी उनकी फोटो अपने मंदिर में रख उनकी पूजा करती रही। हाँ, अब समझ पा रही हूँ। पूजा घर से बाहर आती भाभी के चेहरे पर शांति की जगह उद्विग्नता और बेचैनी दिखती थी। मैं उसकी मजबूरी समझ रहा हूँ। विधवा के अभिशप्त जीवन से बचने के लिए ये नाटक जरूरी था। निश्चय ही अमित की माँ जी और परिवारजनों के बीच उनका सम्मान जरूर बढ़ा होगा। मैं सुधा का अपराधी हूँ। काश उस दुख की घड़ी में मैं उसके साथ होता। अगर आप उनके साथ होते तो क्या उन्हें यहाँ वापस आने देते? सारिका ने सीधा सवाल किया। शायद मैं उसे रोक पाता। अभय कहीं खोसा गया। एक बात कहूँ अभय भाई, आज रात में सुधा भाभी के पास मेरी ड्यूटी है। क्या मेरी जगह आप उनके लिए जाग सकेंगे? मैं पूरी रात क्यों, पूरी जिंदगी उसके लिए जाग सकता हूँ। और भाई का पद देने के लिए धन्यवाद। सारिका बाहर जाते अभय को सारिका मुग्ध दृष्टि से ताकती रह गई। आज सबके सामने जिस सच का उद्घाटन करना था उसके लिए रिहर्सल जरूरी था। अमित भैया घर भर के आदर्श रहे हैं। उनकी उस इमेज को तोड़ने के लिए सारिका को हिम्मत जुटानी होगी। पूरी बात सुन घर में सन्नाटा सा खिंच गया। माँ जी विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उनका सबसे लाडला आज्ञाकारी बेटा ऐसा अन्याय कर सकता है? कब सोच सकी थी वह? स्तब्ध माँ का मौन विवेक ने तोड़ा।
देख लिया माँ, अमित भैया पर बड़ा नाज था ना तुम्हें। मृत भाई के प्रति भी विवेक ईर्ष्यालु ही रहा। यह वक्त तानाकशी का नहीं है। सुधा भाभी के बारे में सोचिए। सारिका ने पति के व्यंग पर रोष जताया। उनके बारे में क्या सोचना, उनका प्रेमी आ गया है, ले जाए अपने घर। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है माँ। उदय की बात ने सारिका को तिल मिला दिया। ठीक कहते हो उदय भैया, पुरुष के हजार खून माफ, सारे बंधन औरतों के लिए ही है। एक बार भाभी के बारे में भी सोचकर देखते, किस तरह इतना बड़ा दुख उन्होंने अकेले सहा। वाह, पति के रहते पराये पुरुष के साथ प्रेम का नाटक रचाना क्या अच्छी औरतों का काम है। मैं कह देता हूँ माँ, अब वह इस घर में नहीं आएगी। विवेक दहाड़े, खबरदार जो आगे एक शब्द भी कहा। अरे काहे का पति, मेरी देवी जैसी बहू पर सौतन ले आया, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। एक बात और सुन लो, ये घर सुधा का है, जिसे यहाँ रहना है रहे, वरना अपना इंतजाम कर ले। तुम्हारा जवाब नहीं माँ, अपने बेटे पराये हो गए और पराई बहू अपनी हो गई। उदय ने व्यंग किया। हाँ उदय, माँ के सारे सिद्धांत नियम हमारे लिए है। माँ को तो ये भी याद नहीं, 2 बरस तक तुम्हारी प्यारी बहू और वो अभय दोनों एक साथ अकेलापन बांटते रहे। क्यों माँ, इसके आगे भी कुछ समझाने की जरूरत है? विवेक की आवाज चहर उगल रही थी। नहीं, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। सुधा भी हाड़ मास की बनी औरत है। अगर अभय के साथ उसके रिश्ते बने तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं खुद दोनों की शादी करा के सुधा को इस घर से विदा करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो माँ? एक अपवित्र विधवा का पुनर्विवाह कराओगी? विवेक की आंखें विस्मय से फैल गई। मेरी बहू को अपवित्र कहने का अधिकार किसी को नहीं है विवेक, उसे भी नहीं जो ब्याहता पत्नी को छोड़ पराई औरत के पल्लू से जाम बंधा। बेटे की भूल का प्रायश्चित मुझे ही करना है। माँ जी का स्वर दृढ़ था। मैं पूछती हूँ, औरत की पवित्रता को परिभाषित किसने किया है? विवेक, औरतों के लिए सारी सीमाएं, सारे बंधन लगाने वाले पुरुष ही तो है। भैया जी आदर्श बने रहे। और भाभी, अधूरी बात छोड़ सारिका ने जीभ काट ली। मृत आत्मा के लिए वैसी अशोभनी बात क्या माँ जी सह सकेंगी? मेरे ख्याल में इन बेकार बातों में समय बर्बाद करना ठीक नहीं। आज सुधा आने वाली है, उसका कमरा साफ कर दो सारिका। जी माँ जी। अचानक झुककर सारिका ने माँ जी के पांव छू लिए। आज उसे उन पर गर्व हो आया। घर आई सुधा के गले लग सारिका रो पड़ी। पांव छूती सुधा को सास ने सीने से लगा बहुत कुछ कह दिया। एकांत पाते ही सारिका पूछ बैठी, तुमने अपने मन पर भी ताले डाल दिए। क्यों भाभी, क्या हम पर विश्वास नहीं था? सच कहूँ तो मेरा अपना मन ही पापी था सारिका। वापस आने पर लगा सबकी आंखें टटोल रही थी, कितना रुपया पैसा लेकर आई हूँ। सच्चाई सिर्फ मैं जानती थी, सीमित सैलरी में जरूरत भर का खर्च ही चल पाता था। वापसी का टिकट खरीदने के बाद रह ही क्या गया था? सुधा उदास हो आई। लेकिन तुमने तो संदूकों पर बड़े बड़े ताले डाल रखे हैं भाभी। सारिका के होठों पर शरारती मुस्कान थी। हाँ सारिका, ये मेरा अपराध था। धन विहीन विधवा का जीवन मुझे आतंकित कर रहा था। अचानक बचपन में एक पढ़ी एक कहानी याद हो आई। एक विधवा ने एक खाली संदूक में बड़ा सा ताला डालकर सबको इस भ्रम में रखा कि उसके पास बहुत सारा धन है। उस एक ताले ने उसका सम्मान बढ़ा दिया था। अच्छा, तो तुमने भी वही तरकीब आजमाई। एक बात बताओ, अमित भैया के फोटो को पूजा घर में स्थान देने के पीछे क्या राज था? सारिका के होठों पर शरारती मुस्कान थी। मेरे अपराध बोध को और अधिक न बढ़ा सारिका। सोचा था उस फोटो की वजह से माँ जी के मन में जगह पा सकूंगी। अब तो अपने उस सोच पर भी शर्म आती है। वह तो देवी है सारिका। हाँ भाभी, तुम ठीक कहती हो, पर अपने मन को कैसे सबसे छिपा सकी? देख सारिका, ताले सिर्फ संदूकों पर ही नहीं, मेरे मन, मेरे होठों सब पर लगे थे। इन सभी तालों को कभी न खोलने के लिए मैंने सारी चाबियां बाहर फेंक दी थी। पर भाभी, एक ताले की चाबी मुझे मिल गई है। अभय जी भी तो तुम्हारे मन के ताले में बंद थे ना। बस कर, अब माफ भी कर सारिका। सारिका की बातें सुनकर सुधा का चेहरा शर्म से लाल